जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एनटीपीसी के 67 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पिछली वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पिछली वाली क्लासें देख सकते हैं। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 3 मार्च 2021 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 135 पेपर हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको पूछा गया, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है वो आपको बताना है। हाई लेवल लैंग्वेज है वो आपका जैसे फोरटोन है, कोबोल है, C++ है, सी है और जावा है, ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन जो मशीनी लैंग्वेज है ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं आती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहाँ पे इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ऋणदाताओं को लेनदारों से पैसा वसूल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो ये मई 2016 के अंदर मिली थी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर बताना भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे बताना है क्या आएगा। अब देखो भी, अब जो संख्या है उन सभी को जोड़ दो आप। तो ये हो जाए 6 और 4 10 और 2 12, 12 हो रहा है। और 12 पे क्या आता है, 12 पे आता है एल, तो यहाँ पे एल लिख दिया इसने। ठीक है, इसी प्रकार से 17 और 4 क्या 17 और 4 21 और 21 और 1 22, 22 पे क्या आता है, वी आता है, तो वी लिख दिया। इसी प्रकार से 12 और 8 20, 20 और 3 23, सभी को जोड़ रहा है। 23 पे डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू लिख दिया। और 5 और 7 12 और 1 13, 13 पे आपका एम आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एम। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है भी इनमें से कौन सा बिंदु एक्स एक्स पर स्थित है। अब इसमें यहाँ पे इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा और इसके अंदर है, तो इसके अंदर है वो धरातल के जो समांतर होती है वो आपकी क्या होती है, एक्स एक्स होती है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, वाई एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे बताना ये है भी कौन सा बिंदु एक्स एक्स पर स्थित है। तो ये जो मान होता है, यहाँ पे मान होता है वो 0 होता है, भी y का भी मान 0 होता है और x का भी मान यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, अब इसके अंदर स्टार्टिंग का जो मान है वो x का है और दूसरा जो मान है वो y का है। तो ये आपका x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पे x का मान क्या है, 2 है, तो ये x ये है आपका। तो यहाँ पे ये मान लो भी आपका 2 बिंदु है वो यहाँ पे है भी, ये आपका 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 2 यहाँ पे आ गया, 2 है वो आपका यहाँ पे आ गया। अब y की वैल्यू देखेंगे तो y क्या है, 0 है, तो y 0 है, तो इसका मतलब आपका जो पॉइंट रहेगा वो यहीं पे रहेगा, इस x के ऊपर ही रहेगा। अब कोई और यहाँ पे लेके देखें तो पहला ऑप्शन उठा के देखो आप, पहले ऑप्शन के अंदर क्या है, तो पहले ऑप्शन के अंदर है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। और y के अंदर है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो ये आपका क्या है, दोनों यानी x x पे नहीं रहा, ये x y पे चला गया। ये क्या है आपका x y पे चला गया, x x के ऊपर बिंदु नहीं रहा। तो यहाँ पे x x के ऊपर है वो आपका ओनली 4, 3 नंबर ऑप्शन के अंदर ही रहेगा। इन 2 दे रखा है और y का मान 0 दे रखा है, तो इसका मतलब इसी लाइन के ऊपर आएगा भैया। ठीक है,
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी दुर्गा ने अपनी बड़ी बेटी के लिए 6.35 मीटर और छोटी बेटी के लिए 5.65 मीटर कपड़ा खरीदा। उसने अपनी बेटियों के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदा? अब सभी को जोड़ना है यार, तो ये हो जाए 5.65 और 5 और 5 10, 6 3 9 और 1 10 और 6 और 5 11 और 1 12, तो यहाँ पे 12 मीटर कपड़ा खरीदा। टोटल दो नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है कटक निम्नलिखित में से किसकी प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? कटक है वो निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 1 लीटर का कितना दशमलव 180 ml के बराबर है? 180 ml के बराबर है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करोगे, 180 ml को ऊपर लिख दो और 1 लीटर में कितने ml होते हैं भी? तो 1000 ml होते हैं, तो वो नीचे लिख दो। तो 10 से 10 काट दो, 2 के बाद में दशमलव आएगा, तो ये आ जाएगा 0.18। कितना है भाई? 0.18 है, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलता हूं, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब इसने पूछा भी यदि 160 का x प्रतिशत बराबर है 8, तो यहाँ पे x का मान बताना है। तो ये देखो भी 160 है, 160 का x प्रतिशत, और प्रतिशत का निशान हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा 100, और बराबर क्या है भी 8 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 यहाँ पे भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 800, और ये 160 गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 160 इसके भाग में आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, 8 एकम 8, 8 2 16, या फिर 16 एकम 16, 16 5 80, तो x का मान 5 आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी टिप्पू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो टिप्पू सुल्तान है वो श्रीरंगपट्टनम स्थान से संबंधित हो जाएंगे, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करो। तो 16 5 80, 1 के बाद में दशमलव है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा डायरेक्ट, और माइनस है, और ये हो जाएगा आपके पास में 14 2 28, तो 2.8 आ जाएगा, और नीचे क्या आपके पास में 1.3 है। तो यहाँ पे 8 में से 2.8 जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा, 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 5.2 आ जाएगा भी, और नीचे क्या है भी 1.3 है, तो पॉइंट से पॉइंट आपका कट गया, और 13 एकम 13, 13 चौके 52, तो यहाँ पे आपका व्यंजक का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, अब इसमें कथन दे रखा है आपको सभी कऊ डॉग है, तो सारी की सारी कऊ है, उसका डायग्राम किस में आ जाएगा? तो वो डॉग के अंदर आ जाएगा, तो ये लो डॉग के अंदर का आ गया। और कुछ बिल्लियां केट है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो कुछ जो आपकी केट है ना वो डॉग है, तो ये लो जो केट वाला डायग्राम है वो डॉग वाले डायग्राम को कट कर देगा। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये भी सभी कुत्ते गाय है क्या? सारे के सारे कुत्ते गाय है क्या? यानी सारे के सारे कुत्ते वाला जो डायग्राम है वो गाय वाले में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। सारे के सारे कौ वाला जो डायग्राम है वो डॉग वाले में आ रहा है, तो ये गलत करो। और कुछ बिल्लियां गाय है क्या, यानी कुछ केट वाला जो डायग्राम है वो कौ वाले डायग्राम को काट रहा है क्या? नहीं काट रहा, तो यहाँ पे इसको भी कैंसिल करो। तो न तो पहला निष्कर्ष और न ही दूसरा कोई भी निष्कर्ष इसका पालन नहीं कर रहा, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का आपको चयन करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच। तो यहाँ पे ये आपके क्या है, एक प्रकार से कार या फिर बोले भी व्हीकल के पार्ट है, भी ब्रेक है, एक्सीलेटर है और क्लच है, ये आपके कार के पार्ट है। लेकिन स्पीड है वो कोई भी, यानी एक आदमी की भी स्पीड हो सकती है, और एक प्रकार से बोले भी स्पीड इसमें अलग हो जाएगा। ये तीनों के तीनों गाड़ी के पार्ट है, और स्पीड है वो मोटरसाइकिल की भी स्पीड होती है, गाड़ी की भी स्पीड होती है, एक आदमी की भी स्पीड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड इसमें अलग हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु को 34.80 रुपए में बेचे जाने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। 25% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 रुपए इसका क्रय मूल्य है, 1 रुपए का लॉस हो गया तो बेचेगा कितने में? 3 रुपए में।
लेकिन वो बोल रहा है 34.80 में बेच रहा है, तो 3 का मान कितना आ गया, 34.80 आ गया। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास में 3 का भाग लगा दो भी, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, बच गया कितना 18, 3 6 18 और 0, तो 1 के बाद में दशमलव आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11.6। क्या आ जाएगा भाई, 11.6 आ जाएगा। आपको वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, और वस्तु का क्रय मूल्य हमारे अनुसार है कितना 4, 1 का मान 11.6 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 11.6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 चौका 24, कितना आ गया 2, 11 चौके 44 और 2 46, तो 1 के बाद में दशमलव आएगा, 46.4 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 169 और 121 का मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है। तो मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 169 अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है ये, और मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आपको x मानना पड़ेगा। अब याद रखना, जो मध्यानुपाती का जो रिलेशन होता है वही रिलेशन है वो तृतीय अनुपाती का होता है भी, यानी जो मध्यानुपाती का रिलेशन है वही तृतीय अनुपाती का रिलेशन होगा। तो यहाँ पे आएगा आपका समानुपाती, और तृतीय अनुपाती की जगह भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि याद रखना जब जो रिलेशन मध्यानुपाती का है वही तृतीय अनुपाती का रिलेशन होता है भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। अब अंदर अंदर वाले का गुणा और बाहर बाहर वाले का गुणा करवा के बराबर रख दो, तो x की स्क्वायर बराबर में क्या होगा, अब यहाँ पे 169 और 121 का मल्टीप्लाई मत करवाने लग जाना, ठीक है, 10 मिनट लग जाएंगे। अब डायरेक्ट कर दो, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, रूट लगेगा तो ये 13 के रूप में 12 आ जाएगा, और ये 11 के रूप में 12 आ जाएगा, 11 3 33, 11 एकम 11 और 3 कितने हो जाएंगे भी, 11 एकम 11 और 3 14, यानी 143। तो x का मान 143 आ गया, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो भी ये 3 की स्क्वायर, ये 6 की स्क्वायर, ये 9 की स्क्वायर, यानी 3 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, 9 की स्क्वायर और ये 15 की स्क्वायर। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना, अभी ये 3 की मल्टीपल चल रहा है, और वो भी क्या स्क्वायर में चल रहा है, अभी 3 की मल्टीपल का स्क्वायर कर रहा है, ये 3 का स्क्वायर कर दिया, 6 का स्क्वायर कर दिया, 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा अभी 9 और 15 के बीच में 12 आता है, तो 12 का स्क्वायर 144, जो कि आपका राइट आंसर हुआ 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसका गुणनफल में से एक घटाने पर, आसान सा क्वेश्चन है भी, पहले तो आपको गुणनफल करना पड़ेगा, पहले गुणनफल करना पड़ेगा, और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको एक घटाना है, इसमें एक घटाना। तो यहां से थोड़ा सा देखें तो इसके अंदर है वो आपके 2 ऑप्शन है वो आसानी से कट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहां से देखें तो ये 2 के बाद में पॉइंट, 3 के बाद में दशमलव यहाँ पे, और 3 के बाद में दशमलव यहाँ पे है, तो कहने का मतलब टोटल 6 के बाद में दशमलव आना है, 6 के बाद में दशमलव आना है। तो यहाँ पे क्या है अभी आपका 5 से, अगर ये यहाँ पे 5 है और 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा। 6 के बाद में दशमलव आएगा, तो इसका मतलब 1 दशमलव उसके बाद में कोई संख्या आएगी, और 1 घटाना है, तो उसके बाद में क्या है, 1 में से 1 घटाओगे तो 0 बचेगा। तो यहाँ पे इसका जो ये वाला अंक आएगा वो 0 आएगा भी, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन इस प्रकार से कट हो जाते हैं। उसके बाद में इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करवा करके 1 माइनस कर देना है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ज्यादा कोई इसमें छेड़खानी करने की बात है नहीं। अब देखो भी 225 है, 225 15 के रूप में बाहर आ गया, 729 है वो आपका 27 के रूप में बाहर आ गया, माइनस 25 है वो 5 के रूप में बाहर आ गया, और 144 है वो 12 के रूप में बाहर आ गया, और माइनस 16 है वो 4 के रूप में बाहर आ गया, और 81 है वो 9 के रूप में बाहर आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो भी, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, तो एलसीएम इसका आ जाएगा आपका 27 का 12 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो, तो 27 का 12 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो करके देख लेते हैं अभी। इसका एलसीएम है वो 108 आ जाएगा अभी, 108 आ जाएगा। 27 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 27 चौका 108 होता है, और 15 चौका 60 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस में यहाँ पे 12 निमा 108 और 9 5 45, और माइनस में और 12 चौके 48। अब यहाँ से देखो तो ये आपके पास में हो जाएगा 45 और 48, कितना बचेगा अभी, 45 और 48 ये आपके पास में हो जाएगा 8 और 5 13, 4 4 12 और 1 13, यानी 133, और 133 तो माइनस का और प्लस का 60 है, तो आपके पास में बचेगा ये 53, कितना बचेगा भाई 73 बचेगा क्या, 3, और ये आपके पास में 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा भी, तो माइनस का 73 बच गया, और अपॉन में क्या है भी 108 है, माइनस का 73 बच गया, और अपॉन में 8 है 45, और प्लस में
45 प्लस में 48 करेंगे तो ये आपके पास में 93 आता है भी। 45 प्लस में 48 ये 93 होता है, तो यहाँ पे 93 कीजिएगा आप, तो ये आपके पास में 93 आ जाएगा। और 93 में से ये निकालेंगे अपन, 60 निकालेंगे तो आपके पास में बचेगा 3 और 3 33, 33 अपॉन में 108। अब इसको 3 से और काट दो तो 11 तिया 33, ये माइनस का बचेगा भी, और 11 तिया 33 और 3 तिया 9 और 3 से 18, तो ये आ जाएगा 11 माइनस का 11 अपॉन में 36। तो आपका राइट आंसर देख लो भी कौन सा है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपका ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और वैसे आपको यहाँ पे ये बॉन्ड्स मिला हुआ है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है क्षेत्र। भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन सा है, तो वो वस्त्र हो जाएगा। वस्त्र क्षेत्र है ना, वो भारत में कृषि के बाद में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपको बताना है भी सेक 2100 डिग्री का मान ज्ञात करना है आपको। अब देखिएगा सेक 2100 का मान कैसे निकालेंगे। इस 2100 को क्या लिखेंगे, मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, सेक 360 गुणा में 6, तो ये हो जाता है आपके पास में 2160। और इसमें से मैं घटा दूं 60 डिग्री, यानी ये कौन से चतुर्थांश में आ जाता है, वैसे 360 में से अगर कुछ घटाते हैं तो वो आपके पास में चौथे चतुर्थांश में आ जाता है। कौन से चतुर्थांश में आ जाता है, चौथे चतुर्थांश में आ जाता है। और वैसे आपको पता है कि ये 2 पाई है 360 और ये पाई है, इस पे चेंज नहीं होता, सेक का सेक ही रहता है। और तो ये हमारे पास में जो आइडेंटिटी लगती है, एक फॉर्मूला लगता है, सेक 2 पाई माइनस में थीटा, तो ये बन जाता है हमारे पास में सेक थीटा, ठीक है। तो ये 2 पाई है एक तरीके से, 360 क्या है, 2 पाई है, मल्टीप्लाई में 6 करें कोई दिक्कत है नहीं, तो ये हमारे पास में बन जाएगा सेक 60 डिग्री। क्या बन जाएगा, सेक 60 डिग्री। और सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। इज दैट क्लियर, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारे पास में सर्वसमीका माने या फॉर्मूला माने ये होता है, और ये इसका टोटल जो जोड़ बैठता है ना 360 गुणा चाहिए 2160 बनता है, तो इसमें से 60 घटा देंगे, इसमें से 60 घटाएंगे तो आपको पता है 2100 आ जाएगा। इज दैट क्लियर, तो ये बनेगा हमारे पास में सेक 60 और सेक 60 का मान होता है 2। इज दैट क्लियर, तो आपके पास में राइट आंसर 2 बन जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या आपको बतानी है भी। और वर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे देखो भी ये पहला वर्ग 1 2 3 4 और 5, यानी 5 और 1 6, तो टोटल बड़े वाले वर्ग कितने हो गए, 6 हो गए, 6 बड़े वाले वर्ग हो गए। अब प्रत्येक कंडीशन में देखो भी एक ये बन गया और दूसरा ये बन गया और तीसरा ये बन गया, इस प्रकार से ये वर्ग बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखो भी 1 2 3 4 5 और 6 छोटे वाला यहाँ पे है और 6 ही यहाँ पे बनेगा और 6 ही ये बनेंगे और 6 ही ये बनेंगे, तो 24 ये बन जाएंगे। तो 6 और 24 कितने हो जाएंगे, 30। तो टोटल इसमें वर्ग कितने हैं, 30 हो जाएंगे, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी भारत, हरियाणा और अंबाला। तो ये लो अपना बड़ा भारत है और अपने बड़े भारत के अंदर ये हमारा हरियाणा राज्य है और हरियाणा के अंदर है वो अपना अंबाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से बन जाएगा आपका, तो इसमें आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं, तो वो आर्टिकल 43 के अंतर्गत किए गए हैं भी, आर्टिकल 43 के अंतर्गत किए गए हैं, जो कि आपका नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है भी ये 43, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध है वो 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था और आपका प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, डायरेक्ट डेट पूछ लेता है। यहाँ पे देखो भी डायरेक्ट डेट पूछी है इसने, तो 764 आपका 1764 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी संयुक्त रूप से
संयुक्त रूप से 5 वर्षों के लिए कच्चे माल की खरीद पर और वेतन पर हुए कुल खर्चे का अंतर कितना है। तो यहां पे ये तो आपका है रॉ मटेरियल, ये क्या है आपका रॉ मटेरियल है 5 वर्ष का, और ये आपकी सैलरी है। अब इसके अंदर अंतर बताना है, तो पहले आप क्या करो, रॉ मटेरियल को ऐड कर लो और उसके बाद में सैलरी को जोड़ लेना और उसके बाद में क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, या फिर डायरेक्ट है वो 452 में से 340 माइनस कर दो, 569 में से 398 माइनस कर दो। तो इस प्रकार से करोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 452 में से 340 जाएगा, तो ये जो 2 1 और 1 यानी 112, और उसके बाद में 569 में से 398 माइनस करोगे तो ये आपके पास में 1 बचेगा, और 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा अभी, 16 में से 9 जाएगा तो आपके पास में 7 बचेगा, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद में आगे देखो भी 659 में से ये 409 निकालोगे तो 0 और फिर 5 और ये आ जाएगा 2। उसके बाद में 706 में से 456 निकालोगे तो 0 और ये 10 में से 5 और 6 में से 4 2। उसके बाद में 783 में से निकालोगे 13 में से 9 गया 4 और ये हो जाएगा 7 में से 7 0 और 7 में से 4 जाएगा 3, 304 बचेगा। अब इन सभी को ऐड कर लो, अभी ऐड करोगे तो 112 प्लस में 171 प्लस में 250 प्लस में 250 और प्लस में 304, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 1087 आ जाएगा। अभी टोटल योग करोगे तो 1087 आ जाएगा। तो या तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप, तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 1 टेराबाइट के बराबर होता है। तो 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है भी, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं भी। 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1 केबी होता है, 1 किलोबाइट होता है। और 1024 किलोबाइट बराबर क्या होता है, केबी यानी किलोबाइट बराबर क्या होता है, 1 एमबी होता है। और 1024 एमबी बराबर क्या होता है, एमबी बराबर क्या होता है, 1 जीबी होता है, गीगाबाइट बोलते हैं जिसको। और 1024 जीबी यानी गीगाबाइट बराबर क्या होता है, तो ये आपके पास में होता है 1 टेराबाइट। और 1024 टीबी यानी टेराबाइट बराबर क्या होता है, तो 1 पेंटाबाइट होता है भी। तो यहां पे आपको पूछा क्या है, 1 टेराबाइट है वो 1024 जीबी के बराबर है, गीगाबाइट के बराबर है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यांत्रिक ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, गोल गोल घूमने वाली ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं। आपने फैन चलाया, फैन चलाओगे तो आप उस फैन को यानी पंखे को क्या दे रहे हो, विद्युत दे रहे हो, उसको विद्युत ऊर्जा दे रहे हो। और विद्युत ऊर्जा के द्वारा वो आपको क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा के द्वारा वो घूम रहा है, और उसका घूमना ही क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा। तो कहने का मतलब जो फैन है आपका, विद्युत फैन है, वो क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। आपको बताना ये अभी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है, तो डायनमो बोल दो या फिर जनरेटर बोल दो। ये क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा यानी गोल गोल घूमते हैं और क्या करते हैं, विद्युत जनरेट करते हैं। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है कौन सी भिन्न बड़ी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहां पे आप इसकी तुलना कर दो, तुलना करोगे तो 13 का 11 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 143 और 12 बारी 144। तो इसका मतलब बड़ी भिन्न कौन सी है, 12/13। और फिर 12/13 का और इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे यानी 12 और 12/13 और ये आ जाएगा 15/16। तो इसमें बड़ी भिन्न देखोगे तो ये 16 2 32, 3 16 कम 16 और 3 192 और 13 5 65 6 और 13 कम 6 13 एकम 13 और 6 195। तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 15/16 हो जाएगी। और 15/16 का फिर आपको यहाँ पे कंपैरिजन करवा देना है 13/14 के साथ में। तो ये आपके पास में हो जाएगा 15 चौका 60, 6 15 कम 15 और 6 210 और 16 3 48, 4 16 कम 16 और ये 208। सबसे बड़ी कौन सा है, तो 210 ज्यादा है, तो इसका मतलब 15/16 है वो सबसे बड़ी भिन्न है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसका आपको गुणनफल बताना है भी, यहाँ पे गुणनफल बताना है। तो इसमें आप देखोगे तो 1 के बाद में दशमलव यहाँ पे है, 2 के बाद में ये है और 3 के बाद में यहाँ पे है, 3 2 5 और 1 6, तो टोटल 6 के बाद में दशमलव आना है। तो यहाँ से देखो भी इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे अपन। देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 के बाद में दशमलव है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये अपना आंसर है ही नहीं। टोटल 6 के बाद में दशमलव आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 के बाद में दशमलव, तो ये अपना आंसर नहीं है, और यहाँ पे 4 के बाद में दशमलव है, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। तो गुणा करने की, मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है आपको, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कथन क्या दे रखा है, जो लोग कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हैं वे स्वयं इसमें शामिल हैं। थोड़ा सा स्टेटमेंट को बढ़िया तरीके से पढ़ना भी, जो लोग कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हैं वे स्वयं इसमें शामिल है। कहने का मतलब क्या है भी, लोग क्या करते हैं भी, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन सिस्टम कन्या भ्रूण हत्या करवाता कौन है, वही जो साथ में खड़े हैं, वही जो खिलाफ खड़े हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला इसका भी, सलाह देना व्यवहार में लाने की तुलना में सरल है। बिल्कुल सही बात है भी, एक तो सलाह देना भी, ऐसे नहीं बोलते क्या भी, बड़े लोग ये बोलते हैं ना भी नशा नहीं करना चाहिए, भी नशा नहीं करना चाहिए, नशा है एक बुरी बीमारी है, ये बोल देते हैं, लेकिन वो खुद नशा करते हैं। तो नशा नहीं करना चाहिए, ये तो है सलाह देना, और व्यवहार में लाना वो है भी स्वयं खुद नशा न करे, वो व्यवहार में लाना है। तो यहाँ पे सलाह देना व्यवहार में लाने की तुलना में सरल है। सलाह देना तो बहुत सरल काम है, लेकिन उसको अपने जीवन में अपनाना वो क्या है, एक प्रकार से भी कठिन है। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। अगला देखो भी, लोग दोहरे मानकों के पालन है, लोग है वो दोहरे मानकों के पालन करते हैं। दोहरे मानकों का पालन क्या भी, दोनों ओर पालन कर रहे हैं वो भी, एक तो नशा नहीं करना चाहिए उसका भी पालन कर रहा है, और नशा खुद कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों दोहरे मानकों का पालन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष इसमें क्या है, पालन कर रहे हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मैं x मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब x मानेंगे तो ये आपके पास में 0.008 और अपोन में क्या है x, और बराबर में क्या है इसका 0.8 है। अब ये x इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और आपको x का मान चाहिए तो ये आपके पास में इधर भाग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.008 और अपोन में 0.8 और बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में 8। यानी मैंने वज्र गुणा करवा दिया इसके एक नीचे एक मान के, इस प्रकार से वज्र गुणा करवाऊंगा तो इस प्रकार की कंडीशन बनेगी। दशमलव हटाओगे तो ऊपर 1 0 लग जाएगा, और यहां से दशमलव हटाओगे तो नीचे 3 0 लगेगा भाई, 1 2 और 3। ठीक है, तो 8 से 8 आप काट दो, 0 से 0 काट दो, यानी 2 के बाद में दशमलव लगेगा, तो ऊपर क्या है 1 है और 1 0 और आ जाएगा, 2 के बाद में दशमलव लगेगा तो 0.01 जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना है भी अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से गतिमान एक बस 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड में तय करती है। बस की वास्तविक चाल कितनी है ये आपको बतानी है। अब इस क्वेश्चन में देखो भी थोड़ा सा हार्ड इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना दिया इसने भी, 1 घंटे 40 मिनट और 48 सेकंड। अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे घंटे के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस कैलकुलेशन यही हार्ड है आपकी, और कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। 42 किलोमीटर की दूरी है, वो इतनी समय में ये पूरा कर रहा है। तो आपको पता है भी चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और समय आपको क्या है मिनट में भी दे दिया, सेकंड में भी दे दिया और घंटे में भी दे दिया। अब इसको कन्वर्ट कर लो, 1 घंटा प्लस में डायरेक्ट 1 घंटा है और 40 मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 40/60 आ जाएगा, और प्लस में 48 सेकंड है तो इसको घंटे में चेंज करोगे तो 48/3600 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो 3600 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3600, प्लस में 60 से काटोगे तो 60 आ जाएगा, और ये 2400 आ जाएगा आपके पास में, और प्लस में 3600 से 3600 कैंसिल 48 आ जाएगा। अब इस टोटल को जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 60/48 अपोन में 3600, ये आपकी क्या बन गई घंटा बन गई। चीजें समझ पाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आपको दिया क्या है, 42 किलोमीटर की दूरी है, वो 60
60 48 यानी 6048 बट्टा 3600 घंटे के अंदर वो कंप्लीट करता है। कब? अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से। अब इसको समझना भी, 5/7 क्या है भी? वास्तविक चाल, एक तो ये वास्तविक चाल है और एक नई चाल है। वास्तविक चाल की 5/7 नीचे वाली होती है वो वास्तविक चाल है, तो वास्तविक चाल कितनी है? 7 है। और नई चाल कितनी होगी? अब 5 होगी। कोई दिक्कत नहीं है, गतिमान है। यानी कहने का मतलब भी नई चाल से वो चलता है ना, तो 42 किलोमीटर की दूरी है वो 1 घंटे 40 मिनट और 48 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो आपको बताना भी, जब वो वास्तविक चाल यानी 7 की चाल से चले, 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले, तो वो यानी वास्तविक चाल उसको बताने, कहने का मतलब ये है भी 7 का मान आपको बताना है। ठीक है, 5 का मान आपको दे रखा है, 7 का मान आपको बताना है। तो यहां से इस प्रकार से सोल्व हो जाएगा ये। अब इसमें समय देखो भी कितना लगेगा। 42 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलेगा तो चाल क्या आ जाएगी? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी आपके पास में 42 है और समय आपके पास में 60 48 और ये 3600 इसके बटा में आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा भी, ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो इसको काट दो 7 से, 7 छिके 42 हो गया और ये आपका कट जाएगा 6 से काट दो, 6 7 42 और 6 कम 6 0 और 0 6 8 48, फिर 7 से काटोगे तो ये आपका 144 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 3600 बटा 144 आ गया। 3600 बटा 144 आ गया आपके पास में चाल उसकी 3600 बटा 144 किलोमीटर पर घंटा आ गई। यानी ये मान किसका आया है? तो ये मान आपका आया है 5 का। तो ये 5 का मान है, 5 बराबर 3600 अपॉन में 144 है और 1 का मान कितना हो जाएगा? तो ये भाग में आ जाएगा 5। आपको मान किसका चाहिए? 7 का मान चाहिए, तो इंटू कर दो आप 7। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 से कट जाएगा, 12 बार 144, 12 3 36 300 और 5 से कम 5 और 5 6 30 60 और 12 कम 12 और ये हो जाएगा 12 5 60 और 7 5 35। तो यहाँ पे 7 का मान कितना आ जाएगा? 35 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। इस प्रकार से आपको करना था। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट, इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि है? सह माने साथ में और दिशा यानी जिसके साथ में दिशा हो, जिसके साथ में परिमाण और दिशा दोनों हो वो तो सदिश होगी, और जिसके साथ में दिशा नहीं हो वो अदिश राशि हो जाएगी। तो यहां पे आपको बताना भी सदिश राशि नहीं है वो बतानी है। शक्ति यानी पावर, शक्ति यानी पावर है वो आपकी क्या है? सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। त्वरण यानी एक्सीलरेशन हो गया, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया, और बल आगुणन ये क्या है? ये आपके एक आपका वेग आ जाएगा, इसमें वेग है और संवेग है। ये सारे के सारे क्या होते हैं भी? ये सारे के सारी आपकी सदिश राशियां होती है। त्वरण, विस्थापन, बल आगुणन, वेग, संवेग, आवेग, ये सारे के सारे आपके सदिश राशियां हैं। और बाकी आपकी जो शक्ति है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, धारा है, इनमें क्या होती है? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आपका इसमें आ जाएगा भाई, क्षेत्रफल है वो आपका सदिश में आ जाएगा। आयतन है, उन सभी में आपका क्या होता है? अदिश राशियां होती है। चाल है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो पोंगल हो जाएगा भाई। पोंगल है वो फसलों की कटाई से संबंधित है और पोंगल के अंदर है वो सूर्य की पूजा की जाती है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, इसके अंदर आपको बताना भी समन्वयी धर्म दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा की गई थी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और ये सारे के सारे 135 टेस्ट हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर रहने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।
अब देखो भी 38 नंबर क्वेश्चन है, m किसी कार्य को 20 दिन में करता है और n उसे 30 दिन में करता है, यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में कार्य होगा। ये m है 20 दिन में करता है और ये n है 30 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम ले लो भी, टोटल वर्क आ जाएगा 60, 20 60 और 30 2 60, तो ये आपके पास में m एक दिन में 3 कार्य करता है, n एक दिन में 2 कार्य करता है, दोनों मिलकर के m प्लस में n दोनों मिलकर के एक दिन के अंदर 5 कार्य करते हैं, टोटल कार्य 60 है और यहाँ पे करेंगे तो 12 5 60 यानी 12 डेज के अंदर है वो ये कार्य कंप्लीट कर देंगे, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है, तो पहले इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 3 12 3 3 9 माइनस में 3 चौके 12 और 4 एकम 4, तो ये आपके पास में 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, तो ये आ जाएगा 5/12, 5/12 आ जाएगा। लेकिन बाहर क्या है, जैसे ही अपन छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर भाग का निशान है, भाग का निशान है ये इस प्रकार से 1/6 और भाग है, और जैसे ही भाग का निशान गुणा के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये आगे वाली जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगी, यानी 12/5 के रूप में चेंज हो जाएगी वो, तो 6 कम 6 6 2 12, तो ये आपके पास में 2/5 आ जाएगा भी, यानी इतने का मान आपके पास में कितना आ गया 2/5 आ गया। अब आगे वाला देख लो 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 2/5, अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा भी यहाँ पे, तो ये आपके पास में एलसीएम आ जाएगा 30, तो ये हो जाए 15 2 30 यानी 15 प्लस में 10 3 30 और प्लस में 5 का 30 और 6 2 12। अब इसका देखो भी 12 और ये 15, 12 और 15 27 और 10 37, तो आ जाएगा 37/30, 37/30 आ गया, यानी इतने का मान 37/30 आ गया। और आगे क्या है भी आपके पास में एक और भाग का निशान है, मजला ब्रैकेट ओपन करोगे तो भाग का निशान है, और जैसे ही भाग का निशान है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो आगे वाली जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी ये 30/37 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 7.2 kg का 7.2 kg का कितने प्रतिशत 18 ग्राम के बराबर है, 18 ग्राम के बराबर है, तो अपन इस प्रकार से कर सकते हैं भी 18 ग्राम है और 18 ग्राम अपोन में क्या आपके पास में 7.2 और केजी है, और इसको ग्राम में चेंज करोगे तो 1000 से गुणा लगा दो, गुणा करवा दो, तो ये आपका केजी बन गया और सॉरी ग्राम बन गया, और इनटू यहाँ पे आपके पास में प्रतिशत निकालना है तो 100 कर दो। अब एक बार गुणा यहाँ पे नहीं, 7.2 है तो यहां से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा आपका 0 लग जाएगा, और अब क्या करवा दो 1000 से गुणा करवा दो, 1000 से गुणा करवाओगे तो आपका क्या बन जाएगा ग्राम में बन गया। अब 3 0 से 3 0 कट गया, आपके पास में कितना बच गया, ये बच गया 18/72, 18/72 बन गया। अब इसमें ये हो जाएगा आपके पास में 1/4%, 1/4%, और 1/4% को अपन क्या लिख सकते हैं अभी 1/4%, 18 एकम 18, 18 चौके 72, तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं, तो ये 0.25 लिख सकते हैं ना। 1/4 को 0.25, 100 क्या होता है, 100 आपका होता है 1% के बराबर, ठीक है, तो 100 के 4 टुकड़े कर दिए हमने तो 0.25% आ जाएगा, ये 0.25%, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ पाए, आगे चले कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो भी 41 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगत्जे है, ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन है, चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग क्रांति से है, चमड़ा या कोको का संबंध है वो किस रंग क्रांति से है, तो भूरी क्रांति से हो जाएगा, भूरी किस रंग क्रांति से है, तो भूरी रंग क्रांति से हो जाएगा, आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 43 नंबर क्वेश्चन है, x का 50% और y के 25% के बराबर है, तो x अनुपात y का मान इनमें से किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भी x का 50% तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, x का 50 बराबर है y के 25% के बराबर। अब आप बोलोगे सर प्रतिशत क्यों नहीं लगाया, अरे बराबर का निशान है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाना है, दोनों बराबर है। अब इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 2 50। अब यहाँ पे देखो भी आपको एक्स वाई का मान चाहिए, एक्स और वाई का अनुपात चाहिए,
तो इस y को मैं बराबर से दूसरी साइड में लेके आऊंगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो अनुपात क्या होता है, x अनुपात y को मैं क्या लिख सकता हूँ, x बटा y लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, भाग ही होता है अनुपात का मतलब। तो ये हो जाएगा आपके पास में x बटा y, और ये 2 यहाँ पे क्या है x के गुणा में है, तो बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गत मूल्य क्या दर्शाता है, तो बाजार मूल्य से कम मूल्य दर्शाता है। भी सार्वजनिक वित्त प्रणाली में निर्गत मूल्य है वो बाजार मूल्य से कम मूल्य दर्शाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो 3, 15, 63 और 99। तो यहां से देखें तो इसमें बीच में 12 का अंतर आ गया, और यहां से देखें तो इनके बीच में अंतर कितने का आ गया, अभी ये आ गया 6 का, और 3 36 का अंतर आ गया। तो अब इसके बीच में 12 और 3 15 हो गया। अब इसमें 12 और यहाँ पे 36 आ गया, तो इसके अंदर देखें तो ये आपके पास में 3 और फिर 15 और फिर 35 आ रहा है। तो यहाँ पे इसमें 8 जोड़ दो भी आप, यानी 8 का अंतर चल रहा है भी, यानी अंतर का अंतर सेम चल रहा है। इसमें 8 जोड़ोगे ना आप, तो 12 और 8 कितने हो जाएंगे भी, तो 12 और 8 है वो 20 हो जाएंगे। 15 में 20 जोड़ोगे तो 35 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35, और फिर इनके बीच में अंतर देखोगे तो कितना आएगा, 15 और 35 के बीच में 20 का अंतर है, और फिर इसमें 8 जोड़ोगे तो अंतर का अंतर है वो सेम चल रहा है, 8 का अंतर चल रहा है भी। तो 28, यानी 35 में 28 जोड़ोगे तो 63 आ जाएगा। 35 में 28 जोड़ोगे तो आपके पास में ये कितना आ जाएगा भी, अब देखो भी ये 12 है, ठीक है, और फिर 20 का अंतर आ गया, और फिर ये 28 का अंतर आ जाएगा, और 28 के बाद में फिर इसमें 8 जोड़ोगे तो ये 36 का अंतर आ जाएगा। इस प्रकार से चल रहा है, यानी इसमें 8 का अंतर, यहाँ पे 8 का अंतर, यहाँ पे 8 का अंतर का अंतर है वो सेम चल रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 35, जो कि आपका राइट आंसर होगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक व्यक्ति ने एक बल्ला 800 रुपए में खरीदा और 20% के लाभ पर बेच दिया, तो बल्ले का विक्रय मूल्य बताना है। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो बी एकम बी, बी चौके बी पंजे 80, बी पंजे 100, यानी 1/5 आ गया। अब 5 रुपए उसका क्रय मूल्य, 1 रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट, और बेचेगा कितने में, 6 रुपए में। तो यहाँ पे खरीदा यानी क्रय मूल्य 5 रुपए हमारे साथ, वो बोल रहा है भाई 800 रुपए है, तो 5 का मान है वो 800 आ गया। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 16 5 80 होते हैं, तो 160 आ जाएगा भाई 1 का मान। आपको मान किसका बताना है, 6 का मान बताना है, यानी विक्रय मूल्य 6 है, तो 6 का मान 16 6 96, तो 960 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर बताना है बी, रूट के अंदर आपको क्या दे रखा है, 1296 दे रखा है, रूट के अंदर 1296 और बराबर में एक्स की स्क्वायर दे रखा है। तो 1296 को बाहर निकालोगे तो ये 36 के रूप में बाहर आ जाएगा भी। 36 का स्क्वायर क्या होता है, 1296 होता है, और इधर क्या है, एक्स की स्क्वायर है। अब स्क्वायर हटाएंगे तो 36 के ऊपर फिर रूट लग जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 36 6 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, और इस फिल्म का नाम क्या है, तो आलम आरा। क्या नाम है भी, आलम आरा है, जो कि बोलती फिल्म है भी, ये आवाज आती है इसमें, बोलती फिल्म। पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी आलम आरा, 1931 के अंदर हुई थी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 49 नंबर क्वेश्चन। अब भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है, तो वो आपका हो जाएगा असम के अंदर है भी। सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है तो असम में है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अब इसमें आपको बताना भी, ब्रेक्सिट का जनमत, ब्रेक्सिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था, तो जून 2016 के अंदर हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो आपको 4:1 दे रखा है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप आपको बताना है। हमें एक यहाँ पे हिंट दे दी भी, वर्ग का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल है वो क्या है, बराबर है।
तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा आपको दे रखी है 8, तो 8 का स्क्वायर यानी 64। तो यहाँ पे ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। मैं लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा है वो 4:1 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं भी लंबाई कितनी है 4x है और चौड़ाई कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। अब हमारे अनुसार आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 4x और x का गुणा करवाओगे 4x स्क्वायर आ जाएगा। और कितना आ रहा है 64 आ रहा है, तो 4x स्क्वायर बराबर 64, तो x की स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे मान रख दो फिर, तो उनकी भुजाएं क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी 4 चौका 16। तो ये उनकी क्या आ जाएगी, भुजाएं आ जाएगी। अब आयत का परिमाप बताना, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे 2 और 16 और 4 20, और 20 का 2 के साथ में गुणा 40, तो यहाँ पे उसका परिमाप 40 आ जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 21 छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। राम पंक्ति के बाएं सिरे से छठे स्थान पर खड़ा है, सुरेश राम के बाद 8वें स्थान पर है। अब राम है ना, वो बाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 6 नंबर स्थान पर है राम, बाईं ओर से। और उसके आगे है वो, उसके बाद में 8वें स्थान पर कौन खड़ा है, तो उसके बाद में यानी राम के बाद 8वें स्थान के ऊपर है, 8वें स्थान पर खड़ा है सुरेश। यहां पे सुरेश खड़ा है। तो मेरे को बताओ भी सुरेश का बाएं सिरे से स्थान कौन सा हो जाएगा, 6 ये है और 8 इसके बीच में, तो 8 और 6 14, तो सुरेश का बाईं ओर से 14वां स्थान हो जाएगा। उसके बाद मोहन पंक्ति के दाएं सिरे से 10वें स्थान है पर, मोहन है ना वो दाएं सिरे से 10वें स्थान पर है, तो मोहन यहां पे आ जाएगा भी, मोहन है वो 10वें स्थान पर है, यहां से ये 10वां स्थान हो गया दाएं सिरे से। सुरेश और मोहन के बीच में कितने छात्र खड़े हैं। अब आप बोलोगे सर इस प्रकार से इसको क्रॉस क्यों करवा दिया। अब यहां पे देखो भी, मोहन का 10वां स्थान है और सुरेश का 14वां स्थान है, तो टोटल व्यक्ति कितने हो रहे हैं, टोटल 10 और 14 24 हो रहे हैं। और टोटल व्यक्ति इसने दे कितने रखे हैं, 21 ही दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया भी मोहन और सुरेश है वो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। अगर दोनों का स्थान अपन ने जोड़ा और वो कुल व्यक्तियों से ज्यादा आया तो इसका मतलब क्रॉस करेंगे, और कुल व्यक्तियों की संख्या से कम आया तो इसका मतलब वो क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा भी यहां पे 2 बार तो मोहन जुड़ा है आपका और 2 बार ही सुरेश जुड़ा है। भी मैं इधर से काउंट करूंगा, इधर से मैं सुरेश को काउंट कर रहा हूं, तो मोहन है वो इसमें ऐड हो गया, और इधर से मैं मोहन को काउंट कर रहा हूं तो सुरेश जुड़ गया, ठीक है। एक बार तो ये जुड़ गया भी, सुरेश और मोहन दोनों जुड़ गए ना। अब यहां पे 14 नंबर पे सुरेश है और 10 नंबर पे मोहन है, तो एक बार फिर जुड़ गए, तो 2 बार जुड़ रहे हैं मोहन और सुरेश। तो यहां से क्या करेंगे, हमने दोनों ओर से स्थान जोड़ा, 24 आया, 24 में से कुल व्यक्ति घटा देंगे, कितना आ गया 3, और फिर 2 इसमें से एक्स्ट्रा घटा देंगे। क्यों घटाएं, क्योंकि 2 बार मोहन इसमें काउंट हो गया और 2 बार है सुरेश इसमें काउंट हो गया, तभी अपन क्या है इसको सिंगल बार काउंट करने के लिए 2 माइनस किया है, तो इसमें क्या आ जाएगा 1। तो यहां पे दोनों के बीच में एक कैंडिडेट है, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साधारण ब्याज की 18% वार्षिक दर पर मोहन धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी कर देगा, कितने वर्षों में धनराशि स्वयं की दुगुनी कर देगा, तो इसका मतलब अमाउंट यानी मिश्रधन। मैंने मान लिया भी प्रिंसिपल इसका x है यानी मूलधन x है, और दोगुनी हो गई तो इसका मतलब अमाउंट है वो 2x हो गया यानी मिश्रधन 2x हो गया। तो ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस में मूलधन। तो यहां पे जो सिंपल इंटरेस्ट आया SI आया आपके पास में वो x आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको धनराशि यानी आपको तो समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो यहां पे SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर। तो x से x काट दो और ये आपके पास में 50/9 आ जाएगा। अब 50 के अंदर 9 का भाग लगाओगे तो 9 5 45, ये 9 वर्ष आ गया, 9 5 45, बच गया कितना भी 50 में से 45 जाएगा तो ये बच गया 5/9, ये आपके पास में 5/9 वर्ष आ गया। अब 5/9 को महीने में आपको कन्वर्ट करना है तो 12 से गुणा करना पड़ेगा, अभी 12 से गुणा करना पड़ेगा, यानी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब इसको 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 चौके 12 और 4 5 20, 20/3 आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। तो इसमें 3 का आप भाग लगाओगे, 3 छिकी 18 यानी ज्यादा हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 3 7 21, तो यहाँ पे 7 के करीबन आ जाएगा। अभी 5 वर्ष और 7 माह के आ जाएगा,
एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये संगम राजवंश का संस्थापक था भी बुक्का प्रथम। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, ऑल मेन आर ब्रदर्स। ऑल मेन आर ब्रदर्स यानी सारे के सारे जो मेन है, आदमी है, वो मेरे क्या है, सारे के सारे जो आदमी है वो भाई है। पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया था? तो कृष्णा कृपलानी ने किया था भाई, कृष्णा कृपलानी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कृष्णा कृपलानी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो ए का मान दे रखा है 4 है और बी का मान यहाँ पे 3 दे रखा है, तो इसके अंदर मान रख दो भी। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 प्लस में और 2 बी है तो 2 तिया 6 अपॉन में ये आ जाएगा 4 चौके 16 माइनस में और 2 तिया 6, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 30 अपॉन में 10, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को अपन द नेशनल डाइट बोलते हैं भी, द नेशनल डाइट, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताइए। तो डोवर जलडमरू मध्य आ जाएगा भी। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले जलडमरू मध्य का नाम क्या हो जाएगा? तो डोवर जलडमरू मध्य हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम क्या है? तो 1848 के अंदर है वो व्यापगत का सिद्धांत लागू हुआ था भी। व्यापगत का जो सिद्धांत है वो लॉर्ड डलहौजी के समय लागू हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। इसके अंदर आपको बताना है भी कोस 100 डिग्री डॉट कोस 40 डिग्री प्लस में साइन 100 डिग्री डॉट साइन 40 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है भी, मान क्या होगा? अब देखिएगा दोस्तों, अपन एक फॉर्मूला जानते हैं अच्छे से। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं। इसको अपन लिखते हैं कॉस ए कॉस बी और प्लस में साइन ए साइन बी, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस ए माइनस में बी, और 100 माइनस में 40 कितना होता है 60, तो कॉस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भी, 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको बताना है भी दवाई, कर्क रोग और रोग, इसका रिलेशन क्या है, क्या डायग्राम बनेगा? तो दवाई तो भैया अलग ही हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका रोग है और रोग के अंदर है वो एक कर्क रोग और आ गया, यानी ये आपका रोग का बन गया, ये आपका दवाई का हो गया और ये आपका कर्क रोग का हो गया, कोई कर्क रोग और आ गया भी, तो ये आपका कर्क रोग हो गया। कोरोना की तरह कर्क रोग और रोग के अंदर कर्क रोग आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 नंबर डायग्राम है ना, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी वस्तु एवं सेवा कर, जिसे अपन बोलते हैं जीएसटी, किस पर अधिरोपित किया जाता है? वस्तु और सेवा कर किस पर अधिरोपित किया जाता है? उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं और सेवाओं की खपत होती है उसके ऊपर जीएसटी लगती है भी। उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या फिर सेवाओं की खपत होती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 2 बिंदु जो कि किसी रेखा खंड को 1:2 और 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, तो उन्हें बिंदु कहा जाता है। इन्हें द्विविभाजन कहा जाता है या फिर त्रिविभाजन कहा जाता है या फिर केंद्रक कहा जाता है या फिर संपाती कहा जाता है। अब इसके अंदर देखो भी, हम एक रेखाखंड खींचते हैं। यहाँ से ये आपका एक रेखाखंड हो गया और ये आपका ए और ये आपका बी हो गया, ठीक है। ए और बी हमने नाम दे दिया। अब इसमें थोड़ा सा समझना बी, मैं इसको एक पार्ट यहाँ से कट करता हूँ और एक पार्ट है वो यहाँ से कट करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ सी और इसको नाम दे देता हूँ डी।
अब ये जो आपका रेखाखंड है वो कितने पार्टों में डिवाइड हो गया, तो ये आपका रेखाखंड है वो 3 पार्टों में डिवाइड हो गया। एक पार्ट आपका ये रह गया, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, 3 पार्टों में हो गया। अब यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, 2 बिंदु जो कि रेखाखंड को 1:2 और 2:1 में विभाजित करते हैं। अब इसके अंदर C का जो मान आ गया ना, वो C का मान क्या आया है, C का आपको दे रखा है 1,2 यानी 1,2। तो यहाँ पे ये जो आपका रेखाखंड है वो ये जो पार्ट है वो तो आपका बच गया 1 और इधर वाला पार्ट है वो आपका क्या बच गया 2। कहने का मतलब ये 1:1:1 के अंदर है वो ये डिवाइड हो गया, यानी बराबर भागों में विभाजित हुआ। तो ये 1:1:1। अब इसके अंदर ये आपके पास में 1 और ये आगे वाला 2 बच गया। और फिर यहां पे अगर मैं बात करूं D का, तो D आपके पास में हो जाएगा 2:1। 2:1 का मतलब हो गया भी ये तो आपके पास में 1 अनुपात है और इधर वाला जो आपके पास में बचा वो क्या है 2 बच गया। तो यहां पे इस पार्ट को क्या बोलेंगे, यानी 3 भागों में विभाजित हो रहा है तो 3 भागों में इसे त्रिभाजन बोलेंगे, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर यहां पे आपका एक ही अनुपात दे रखा होता भी 1:2 में विभाजित करता है तो उसे अपन क्या बोलते, द्विभाजन बोलते भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में होने वाला कवक रोग नहीं है, कौन सा पौधे में होने वाला कवक रोग नहीं है, तो वो आपका राइट आंसर होगा साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर है, ये पौधे में होने वाला कवक रोग नहीं है। बाकी गेहूं का कीट है, गन्ने की लाल सड़न रोग है और अंकुर का आर्द्र पतन है, ये आपके क्या है कवक रोग है भी। साइट्रस कैंकर है, ये आपका कवक रोग नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसके अंदर देखो भी नेक्स्ट है, एक पाई आरेख में विभिन्न वर्तखंडों के कोणों का योग कितना होता है। एक पाई आरेख में विभिन्न वर्तखंडों के कोणों का योग कितना होता है। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे अपन ने एक पाई चार्ट बनाया है, ये लो पाई चार्ट, ये जो सर्कल होता है ना पूरा ये 360 डिग्री का होता है भी। अब इसमें अलग अलग वर्तखंड बन गए, जैसे यहाँ पे इस प्रकार से वर्तखंड आपको दिए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपका ये मान लो भी वस्त्र का हो गया, ये आपका भोजन का हो गया और ये आपका एक प्रकार से किराए का हो गया, ये शिक्षा का हो गया। ठीक है, ये तेल का हो गया। इस प्रकार से ये आपके खर्चे दिए हुए होते हैं। तो ये सारे के सारे जो वर्तखंड है ना, सारे के सारे इन कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको पूछा गया है भी कथन दे रखा है भी सभी आम टेबलेट है, सारे के सारे जो आम हैं वो किस में आएंगे भी, तो सभी आम टेबलेट में आ जाएंगे। तो ये लो टेबलेट हो गया। और सभी टेबलेट है वो मिठाई है, तो सारी की सारी जो आपकी टेबलेट है वो मिठाई में आ जाएगी। तो ये लो मिठाई में आ गई। उसके बाद में निष्कर्ष क्या निकला, अभी सभी आम मिठाइयां हैं, सारे के सारे जो आम है वो मिठाई में आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं। तो सही करो इसको। और कुछ मिठाई आम है, कुछ जो आपकी मिठाई है वो आम के अंदर आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है। तो इसको भी सही करो। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष पालन कर रहे हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अल्फा का मान है वो 30 डिग्री दे रखा है यहाँ पे। यदि अल्फा का मान 30 डिग्री है तो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसमें 2 गुना के अंदर लगा दो भी, साइन अल्फा यानी साइन अल्फा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 होगा। और इंटू कोस अल्फा यानी कोस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो √3/2। तो यहां से 2 से 2 काट दो तो ये आपके पास में बचेगा √3/2, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी नासा का पूर्ण रूप क्या है। नासा है वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है भी। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे इसरो है ना, इसी प्रकार से अमेरिका के अंदर नासा है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, वो हो जाएगी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कथन दे रखा है भी कक्षा 2 के पाठ्यक्रम में पहाड़े शामिल करना उचित नहीं है। भी कक्षा 2 के जो बच्चे होते हैं उनके जो पाठ्यक्रम में है वो पहाड़े शामिल करना उचित नहीं है। तर्क क्या है, कक्षा 2 के बच्चे गणितीय अवधारणा को समझने के लिए बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इस तरह की जटिल अवधारणाओं को छोटे बच्चों पर लादने से
उनके विषय के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है। फिर छोटे तक ही अपन क्या करते हैं, उसको गणित के प्रति है वो एक प्रकार से भी मल्टीप्लाई दे देते हैं और टेबल दे देते हैं 2 का। तो यहाँ पे उसमें थोड़ा सा बोरिंग सिस्टम होने लग जाता है, भी उसमें भय आ जाता है, भी मैथ है वो क्या है, कठिन है। ठीक है, तो ये भी तर्क है वो आपका क्या है, सही है। तो दोनों के दोनों तर्क है वो सही हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कहा जाता है? तो एलिफेंट को बोलते हैं भी, और एलिफेंट का जो अर्थ होता है वो हाथी होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण की दर। प्रकाश संश्लेषण की दर है वो किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो वो आपके लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर होती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जिराफ ऊंचाई, यानी तीसरे पद का यहाँ पे जिराफ का एक प्रकार से जिराफ की जो ऊंचाई है वो जिराफ ऊंचाई के लिए जाना जाता है, या फिर सबसे ऊंचा जिराफ है। तो बाघ है, वो बाघ में ऐसी कौन सी योग्यता है जिसके लिए बाघ को जाना जाता है? तो बाघ में लाइनें होती है भी, धारियां बाघ के अंदर है, वो जैसे बाघ के अंदर धारियां होती है ना, वैसी धारियां किसी भी जीव के अंदर नहीं होती। जिराफ के अंदर जितनी ऊंचाई होती है, जिस प्रकार से जिराफ के अंदर जैसे ऊंचाई होती है, उसी प्रकार से एक प्रकार से जिराफ यूनिक बन जाता है। उसी प्रकार से बाघ है, उसमें क्या है, धारियां आती है, धारियां वो देखी होगी आपने, तो ये इसीलिए यूनिक बन जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किस स्कूल से अधिकतम खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या उच्चतम है? तो सी वाला जोड़ लो, डी वाला जोड़ लो, ई वाला जोड़ लो, बी वाला जोड़ लो और ए वाला जोड़ लो, और सबसे ज्यादा किसका आएगा, बी का ही आएगा। तो वही आपका आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो 4 मीनार है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। लाल किला, ताजमहल, एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा कहां पे है? ये आपकी महाराष्ट्र के अंदर अभी एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है। लाल किला है ये आपका दिल्ली के अंदर है अभी। ठीक है, और आगरा है वो ताजमहल है वो आगरा के अंदर है। तो 4 मीनार है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 2 संख्याओं का रेशियो आपको दे रखा है 2:3 दे रखा है। 2:3 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। देखो भी, ये पहले संख्या थी 2:3 और फिर ये कितनी हो जाती है, 3:4 हो जाती है। अब यहाँ पे कितना जोड़ रहा है, 1 जोड़ रहा है, और यहाँ पे भी 1 जोड़ रहा है। कहने का मतलब हमारे अनुसार तो वो 1 जोड़ रहा है, लेकिन वो बोल क्या रहा है, 20 की वृद्धि कर रहा है। हमारे अनुसार तो 1 की वृद्धि कर रहा है, तो 1 का मान क्या आ गया, 20 आ गया। तो आपको संख्या बतानी है, और संख्या का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो 2 40 और 2 60, तो वो संख्या 40 और 60 हो जाएगी, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूद मंडियों का नेटवर्क तैयार करता है, तो इसे इनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनाम कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनाम एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा? तो वो हो जाएगा GSAT-4। GSAT-4 है, उसका जो तीसरा चरण था ना, उसमें खराबी आ गई भी। ठीक है, जिसके कारण वो क्या है, अपनी कक्षा में नहीं पहुंचा भी। GSAT-4। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 79 नंबर क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी भी? तो एक्सरे की खोज है वो W रोंटगन ने की थी। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक ने को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। तो वो मार्च 2018 को आधार अवधि माना है। रिजर्व बैंक जो RBI है उसने मार्च 2018 को आधार अवधि माना है।
आगे देखो भी डेटा प्रोसेसिंग में शामिल नहीं है, तो डेटा प्रोसेसिंग के अंदर है वो डेटाबेस इंस्टॉलेशन, ये शामिल नहीं है। तो डेटा प्रोसेसिंग में कौन कौन आता है, सूचना प्रबंधन आ जाता है, और डेटा मैनिपुलेशन आ जाता है, और डेटा कंप्यूटेशन आ जाता है। लेकिन डेटा प्रोसेसिंग में डेटाबेस इंस्टॉलेशन शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 82 नंबर क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले और उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणों है के संपर्क में आने का कारण होता है। इसके लिए इसमें से कौन सा अल्ट्रावायलेट किरणें जिम्मेदार है? तो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो एक प्रकार से दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी अल्ट्रावायलेट ए और एक होती है अल्ट्रावायलेट बी। तो यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट बी है ये आपका क्या है, मृत्यु का कारण बनती है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने भारत के महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वकील बोलते हैं। ठीक है, भारत सरकार का वकील किसे बोलते हैं, तो महान्यायवादी को बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनका जो आपको उल्लेख मिलता है वो कौन से आर्टिकल में मिलता है? अभी भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो उल्लेख मिलता है वो आर्टिकल 76 में मिलता है, अभी आर्टिकल 76 में मिलता है। ठीक है, और यह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, अभी ये क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। और उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। और उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन उन्हें संसद में मतदान का अधिकार नहीं है। अब संसद में मतदान का अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है भी। ठीक है, और वो जो वेतन और भत्ते लेता है ना, वो मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन और भत्ते लेता है, और उसका जो कार्यकाल है वो सीमित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो क्या है, अपने पद के ऊपर रहता है। और उनमें जो क्वालिफिकेशन होती है ना महान्यायवादी की, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान है, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मुख्य न्यायाधीश के समान। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उसके समान क्वालिफिकेशन होती है उसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जब एक बार ग्राफ को 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई के पैमाने पर खींचा जाता है तो 4.7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आयत द्वारा निरूपित मान कितना होगा, ये आपको बताना है। अभी 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई है तो 4.7 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और 7 2 14, 1 और 8 और 1 9, यानी 1 के बाद में दशमलव, तो ये आ जाएगा 94 इकाई। कितना आ जाएगा भी 94 इकाई। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 2 किलोमीटर। रामू 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से अपने घर से अपने कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से लौटता है। यदि उसे जाने और आने में कुल है वो 5 घंटे का समय लगता है तो उसके घर और कॉलेज की बीच की दूरी ज्ञात करो। अब आप औसत चाल यहां से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब वो घर से कॉलेज गया और कॉलेज से घर आया, यानी जाने और आने की जो दूरी है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो औसत चाल आप ज्ञात कर सकते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy, यानी पहले 2 गुना पहली चाल इंटू दूसरी चाल अपॉन में x प्लस y, ये आपकी क्या होती है, औसत चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 3 अपॉन में 5, तो ये आपके पास में हो जाएगा 2 2 4 4 3 12, यानी 12/5 किलोमीटर पर घंटा। ये इसकी क्या आ गई, औसत चाल आ गई। अब वो औसत चाल तो ये आ गई, लेकिन 5 घंटे का समय लेता है, 5 घंटे का समय लेता है, तो ये आ जाएगा 12/5। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल ये आ गई और समय कितना लग रहा है, 5 घंटे, तो 5 से 5 काट दो तो 12 किलोमीटर आ गया। यानी जाने और आने का जो यहाँ पे दूरी है, जाने और आने की, वो 12 किलोमीटर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जाने की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। तो उसने घर और कॉलेज की दूरी पूछी है तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें भाग को माइनस में कन्वर्ट करना है और माइनस को भाग में कन्वर्ट करना है, 3 को 2 में कन्वर्ट करना है और 2 को 3 में कन्वर्ट करना है। तो समीकरण आपको बताना है भी इस समीकरण का मान क्या होगा। तो ये 5 प्लस में 9 और गुणा 3 को 2 में कन्वर्ट करना है 2
और भाग को माइनस में कन्वर्ट करना है और माइनस को भाग के अंदर कन्वर्ट करना और बराबर बताना है क्या आएगा। अब 1 का 3 में भाग दोगे तो 3 ही आएगा और यहां से अपन इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 9 दुआ कितना होता है 18 और 18 ये हो जाएगा 5 प्लस में 18 और माइनस में 3 तो 18 में 2 जोड़ दो डायरेक्ट तो 20 हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको भाग है उसको गुणा में कन्वर्ट करना है और गुणा को भाग में कन्वर्ट करना है। 2 को 1 में कन्वर्ट करना है और 1 को 2 में कन्वर्ट करना है। तो मैं समीकरण नंबर यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन उठाता हूँ और इसमें आ जाएगा आपका 3 और गुणा 1 है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर प्लस में 3 और गुणा का निशान है वो आपका भाग में चला जाएगा, भाग 3 और फिर माइनस का है वो माइनस में ही रहेगा और आपका 2 है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर 6 आना चाहिए भी। तो 3 का 3 में भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, ये 1 प्लस का है और ये माइनस का तो ये कैंसिल हो गया। 3 दुआ 6, 6 बराबर में 6 आ रहा है तो इसका मतलब आपका 2 नंबर जो समीकरण है वो बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित तालिका पर 80 और RTR यानी ये तो है आपका RTR और ये है आपका 80 और ये आपका है यूपी उत्तर प्रदेश, ये HP हिमाचल प्रदेश, ये और ये पंजाब है और ये आपका हरियाणा है। न्यूनतम अंतर वाला राज्य कौन सा है यानी 80 और RTR के बीच में न्यूनतम अंतर किसका है। टोटल आपको यहाँ पे करके दे रखा है इसने, तो ये आपके इसमें से यानी RTR में से और आप 80 माइनस करो, ये आपका क्या आ जाएगा यूपी का आ जाएगा। और फिर HP का देखोगे तो RTR में से 80 माइनस कर दो और पंजाब में RTR में से 80 माइनस कर दो और हरियाणा में RTR में से 80 माइनस कर दो और सबसे कम अंतर आए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर बताना है भी सभी 6 विषयों में कुल मिलाकर 70% से अधिक होना चाहिए और 80% से कम होना चाहिए वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो यहां से टोटल आपको करके दे रखा है इसने। टोटल ये देखो भी 500 नंबरों का यहाँ पे 500 मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 500 नंबर में से ये जो कैंडिडेट है इसके 355 नंबर आए और ये जो आपका अनिल है ये 405 नंबर लेके आया 500 में से और दिवेश है ये 360 लेके आया और रामित है ये 440 नंबर लेके आया और नमन है ये 310 नंबर लेके आया। तो इन सभी का कैसे निकालोगे तो 355 है वो 500 का कितना प्रतिशत है ये निकालोगे। इस प्रकार से हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग दे दो तो ये 5 7 35 और 5 से कम 5 ये 71% आ गया यानी 70% से अधिक और 80 से कम आना चाहिए। उसके बाद में देखें तो ये हो जाएगा आपके पास में 405। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो इस क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हो। आप कैसे करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में छात्रों की संख्या बतानी है तो यहां पे देखें ना तो 70 से अधिक है और 80 से कम है तो 355 जो नंबर आए उसका परसेंटेज कितना निकला 71% निकला, 71% निकला। तो यहां पे ओनली फॉर एक ही कैंडिडेट ऐसा है जिसका 310 नंबर है तो इन दोनों के बीच में आने हैं तो यहां पे एक तो कैंडिडेट आपका ये हो गया लेकिन एक बैरिगेट ये दे रखा आपको 80% से कम होना चाहिए। तो 405 का देखो भी 405 का 500 और इंटू 100 तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 8 40, 5 से कम 5 ये 81 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं होगा यानी 355 और 405 से कम होना चाहिए। 405 से कम होना चाहिए तो आपके पास में 2 ही कैंडिडेट आएगा, एक 355 वाला आ जाएगा और एक 360 वाला आ जाएगा। 340 वाला है ये 81 से ऊपर चला जाएगा भाई क्योंकि 405 नंबर आए हैं वो भी 81 से ऊपर चला गया, 81% आया है, 80 से ऊपर चला गया तो इसका मतलब 2 ही ऐसे कैंडिडेट है भी, 2 ही ऐसे कैंडिडेट है। एक ऐसा कैंडिडेट है जिसका 70% से ही कम नंबर आए हैं और एक ऐसा कैंडिडेट 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका 70 और 80 के बीच में आए हैं और आपके 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 80% से ऊपर नंबर आए हैं तो आपके 2 ही कैंडिडेट होंगे ऐसे। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरीके से संगत है। कुरान हो गया
भगवत गीता हो गया और बाइबिल हो गया, ये आपके धार्मिक ग्रंथ है। ये क्या है? धार्मिक ग्रंथ है, कुरान है, भगवत गीता है और बाइबिल है। लेकिन शब्दकोश है ना, ये आपका क्या है? डिक्शनरी को शब्दकोश बोलते हैं, ये अलग हो जाएगा इसमें। 91 नंबर क्वेश्चन देखो भी, अब इसके अंदर आपको बताना भी 2014 से 2018 के बीच बेचे गए L1100 प्रिंटरों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अंतर कितना है? तो L1100 तो आपके पास में प्रिंटर की कंपनी ये है L1100। अब 2014 से लेकर के और 18 तक अधिकतम और न्यूनतम के बीच में, तो अधिकतम कितने बेचे गए? तो अधिकतम है वो 673 बेचे गए थे और न्यूनतम कितने बेचे गए? तो 523 बेचे गए। तो इन दोनों का अंतर देख लो, 673 और 523 के बीच में अंतर है, वो आपके पास में कितना आ जाएगा? 150 का आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर देख लो कौन सा है? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना है एक तस्वीर की ओर देखते हुए महेश, एक तस्वीर की ओर देखते हुए महेश ने अपनी पुत्री प्रीति से कहा, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है और ये महेश है और ये उनकी पुत्री है प्रीति। अब प्रीति से कहता है यह व्यक्ति आपके दादा की पुत्री, यानी प्रीति को बोलता है भी आपके दादा की पुत्री, आपके दादा की पुत्री का मतलब क्या हो गया? भी महेश की बहन आपके दादा की पुत्री का इकलौता पुत्र है, यानी महेश की बहन का इकलौता पुत्र है कौन? ये तस्वीर वाला आदमी। तो महेश और तस्वीर वाले मौजूद व्यक्ति का आपस में क्या संबंध है? तो मामा भांजा का है भी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, ऊन से स्वेटर बनाई जाती है, ऊन से स्वेटर बनाई जाती है, तो दूध से भैया दही बनाया जाएगा। दूध से वैसे चाय भी बनाई जाएगी, लेकिन चाय ऑप्शन में है नहीं, तो दूध से दही बनेगा, न तो गाय बनेगी, न माँ बनेगी, न पशु बनेगा। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, एक सूची में 50 लोगों को रैंक दी गई है और जिनमें से एक रैंक केवल एक व्यक्ति को मिला है। मोहन को 23वां रैंक मिला है, तो सूची में संजय के नीचे केवल 18 खिलाड़ी हैं, यानी मोहन को 23वां रैंक मिला। मोहन को कितना रैंक मिला भाई? 23वां रैंक मिला। यदि सूची में संजय नीचे से 18वें स्थान पर है, संजय है वो नीचे से 18वें स्थान पर है, तो मोहन और संजय के बीच में कितने खिलाड़ी है? तो देखो भी, यहां पे अभी इस टाइप का क्वेश्चन करके आया हूं, दोनों का स्थान जोड़ो। अगर दोनों का स्थान जोड़ने पर कुल व्यक्तियों से ज्यादा है, तो इसका मतलब दोनों ने क्रॉस किया है, और कुल व्यक्तियों से कम है, तो इसका मतलब क्रॉस नहीं किया। तो 23 और 18 कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 42 है वो 50 से कम है, तो इसका मतलब क्रॉस नहीं किया। तो डायरेक्ट कुल व्यक्तियों में से है वो दोनों ओर से जोड़ा गया स्थान है वो घटा दो, तो आपके पास में 8 टोटल, बीच में 8 व्यक्ति आ जाएंगे, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, यानी सिट को ये लिखता है, गो को ये लिखता है और पेन को ये लिखता है, तो CUP कप को क्या लिखेगा? तो यहां पे देखो भी S है और S से पहले वाली संख्या यानी SIT को क्या लिख रहा है? ये S से पहले वाला अक्षर R आता है और S डायरेक्ट लिख दिया, और I से पहले वाला H आता है और I डायरेक्ट लिख दिया, T से पहले वाला S आता है और T पहले डायरेक्ट लिख दिया। इसी प्रकार से CUP, C से पहले वाला B आता है और C डायरेक्ट लिख दो, और U से पहले T आता है तो U डायरेक्ट लिख दो, और P से पहले O आता है P डायरेक्ट लिख दो। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। तो यहाँ पे नेकटाई, शर्ट, कंगी और कोट, ये पहनने के एक प्रकार से वस्त्र हो जाएंगे भी। नेकटाई है, शर्ट है और कोट है, ये पहनने के, लेकिन कंगी है वो बाल को संवारने का साधन है, कंगी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अतुल ने कहा, वह मेरे नाना की इकलौती पुत्री का पुत्र मनोज है। वह मेरे नाना की इकलौती पुत्री, नाना की इकलौती पुत्री यानी अतुल की मां और का पुत्र है, तो इसका मतलब मनोज है वो अतुल का भाई है भी इकलौती पुत्री यानी इकलौती पुत्री मां होगी और मां का पुत्र यानी अतुल का भाई। तो यहां पे अतुल का मनोज के साथ में क्या संबंध है? तो भाई का संबंध हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, पर्यावरणविद का कथन है भी पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च प्रतिशत अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है।
ये पर्यावरण वालों ने बोला है। धारणाएं क्या है, तो पर्यावरण में न्यूनतम कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। ये स्टेटमेंट में आपको कहीं दे रखा है क्या? नहीं दे रखा भी। पर्यावरणविद ने यही बोला है भी पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च प्रतिशत है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च प्रतिशत होगा तो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो उच्च होगा, यानी उत्पन्न होगा, ज्यादा होगा। तो ये इसने बोला, लेकिन पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, इसके बारे में आपको स्टेटमेंट में कुछ नहीं दे रखा, तो इसको गलत मानोगे। न्यूनतम ग्रीन हाउस प्रभाव को बनाए रखा जाना चाहिए, इसके बारे में भी नहीं बोला भी अधिकतम बनाए रखा जाना चाहिए या फिर न्यूनतम, तो इसको भी कैंसिल करो। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है, इसीलिए उत्पाद भी घटिया होगा। दोबारा से पढ़ना भी, आपूर्ति किए गए कच्चे माल की जो गुणवत्ता है ना वो औसत से कम है। गुणवत्ता कम है यानी घटिया क्वालिटी का जो माल है, कच्चा माल है वो आ गया, तो इससे उत्पादन भी क्या बनेगा? घटिया ही बनेगा। ये आपको स्टेटमेंट में दे रखा है। लेकिन धारणा इसकी क्या है? केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल से ही गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप घटिया क्वालिटी का कच्चा माल लेके आओगे तो घटिया क्वालिटी का आपका उत्पादन बनेगा, और अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल लेके आओगे तो अच्छी क्वालिटी का आपको अच्छी क्वालिटी का उत्पादन मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। महंगे कच्चे माल से हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है। भाई ये मान लो भी घटिया क्वालिटी का भी कई बार पैसे है वो ज्यादा ले लेते हैं। घटिया क्वालिटी के माल है, घटिया क्वालिटी का कच्चा माल है, उसका भी पैसे कई बार ज्यादा लग जाता है। तो क्या उससे आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा? क्या नहीं बनेगा। तो ये गलत है आपका। पहला इसमें आपका धारणा है वो बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लाजवाब क्वेश्चन है। यहां पे देखना भी 6, 1, 8, 2, 9 और 3, इसको क्या लिख रहा है? ये 5, 1, 7, 4, 8 और 9 लिख रहा है। इसी प्रकार से 43, 72, 51 और इसको क्या लिख रहा है ये आपको बताना है। तो यहां से देखो भी प्लस क्या माइनस क्या किया? 1 किया और फिर 1 को 1 कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा समझने की बात मैं आपको बताऊंगा। फिर -1 कर दिया और फिर 2 को 4 लिख दिया और फिर -1 कर दिया और 3 को 9 लिख दिया। अब यहां पे ये क्या कर रहा है? 1 है उसको 1 से गुणा कर रहा है। भी 1 को 1 से गुणा कर दिया तो 1 आ गया। इसी प्रकार से 2 है उसको 2 से गुणा कर रहा है तो 4 आ गया। और इसी प्रकार से ये 3 है ना, इसको 3 से गुणा कर रहा है तो ये क्या आ गया? 9 आ गया। इसी प्रकार से यहां पे क्या करेगा? -1 करेगा, -1 करेगा और -1 करेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 और ये आपके पास में आ जाएगा 6 और ये आपके पास में कितना आ जाएगा? भी -1 करेगा तो ये 4 आ जाएगा। अब 3 है तो 3 को 3 से ही गुणा करेगा। यहां पे 1 को 1 से गुणा किया था, 2 को 2 से गुणा किया, 3 को 3 से, तो ये आ जाएगा आपके पास में 9। 2 है तो 2 को 2 से गुणा करेगा तो 2 दूआ 4 और 1 है तो 1 को 1 से गुणा करेगा तो 1 एकम 1, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 39, 64, 41, 39, 64, 41, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और सोल्व किया है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आप टारगेट हब एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी की स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।